उसके बाद अगला बात होगा अगली श्रृंखला की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं ज्यामितीय श्रृंखला। देखिए ज्यामितीय श्रृंखला की व्याख्या क्या कहती है कि इस श्रृंखला में संख्याएं एक गुणन कारक द्वारा या तो बढ़ेंगी या तो घटेंगी, जो स्वयं बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या फिर स्थिर रह सकते हैं। अब देखिए अंक गणितीय श्रृंखला में आपने देखा कि बाएं से दाएं जब संख्याएं बढ़ रही थी, ठीक है, तो उनके बीच में एक जोड़ कारक था। बाएं से दाएं जब संख्याएं बढ़ रही थी तो उनके बीच में एक जोड़ कारक था, और बाएं से दाएं जब संख्याएं घट रही थी तो उनके बीच में घटाव कारक था। लेकिन अब ज्यामितीय श्रृंखला में क्या होगा कि बाएं से दाएं पढ़ते समय संख्याएं बढ़े चाहे घटे, उनके बीच में हमेशा एक गुणन कारक होगा। अब क्योंकि यहां पर हमेशा एक गुणन कारक होगा, तो इससे मुझे एक बात यह समझ में आती है कि सर पूरी श्रृंखला में अगला पद जो होना चाहिए वो पहले वाले पद का सीधा सीधा गुणज होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अगर यहां पर, ठीक है, हमेशा एक गुणन कारक लगता होगा ज्यामितीय श्रृंखला में, हमेशा जब भी एक गुणन कारक लगेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरी श्रृंखला में सर अगला पद जो होना चाहिए वो पहले वाले का गुणज होना चाहिए, सीधा सीधा गुणज होना चाहिए, तभी ये ज्यामितीय हो सकती है। क्योंकि गुणन कारक तो तभी आ सकता है ना सर जब अगला पद जो होगा वो पहले वाले का सीधा सीधा गुणज हो, ठीक है। लेकिन देखिए एग्जाम में जब आपको प्रश्न दिया जाएगा तो सर आपको यह नहीं बताया जाएगा कि प्रश्न कौन सी श्रृंखला का है। तो अब एग्जाम में इन प्रश्नों को कैसे अप्रोच करना है वो यहां पर बड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि अगर बाएं से दाएं में संख्याओं को पढ़ूं तो संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही है, और अगर ये अंक गणितीय होती, क्योंकि देखिए सर फिर से मैं समझा रहा हूं एग्जाम में नहीं बताया जाता कि कौन सी श्रृंखला कौन से टाइप की है। अभी तो यहां पर आप एक एक करके प्रकार पढ़ रहे हैं तो आप सीधा वहां का लॉजिक लगा देंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चले जाएंगे ना, एक भी सॉल्व नहीं होगा, फिर मेरे से मत कहिएगा। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं नियम फॉलो करने को, प्रक्रिया फॉलो करने को, वो फॉलो करिए। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि सर ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन बड़े आराम से, और जो मैं बताता जा रहा हूं वो फॉलो करिए अच्छे से, सब सॉल्व होंगे। अब यहां पर देखिए, ठीक है, बाएं से दाएं पढ़ते समय हमने देखा कि संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखी है। अगर ये अंक गणितीय होती तो इनके बीच में क्या होता है, एक जोड़ कारक होता। तो जैसे कि 2 और 6 के बीच का जोड़ कारक क्या है, 4। 6 और 18 के बीच का जोड़ कारक क्या है, 12। 18 से 54 के बीच का जोड़ कारक कितना है, 36। अब अगर मैं इन जोड़ कारकों को ध्यान से देखूं तो क्या इनके बीच में कोई लॉजिक दिखाई देता है, 4 18 36, सॉरी 4 12 36। आप कहेंगे कि सर शुरुआत में तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप 2-3 सेकंड देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि 12 जो है सर वो 4 का 3 गुना है, और 36 जो है वो 12 का 3 गुना है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगला जोड़ कारक जो है वो पहले वाले का 3 गुना है, अगला जोड़ कारक पहले वाले का 3 गुना है। तो 36 का 3 गुना, सर अगला जोड़ कारक क्या होना चाहिए, 108। तो 54 में 108 जोड़ दीजिए, कितना आया, 162, ठीक है। ये जो आप तरीका देख रहे हैं ना, ये जो आप तरीका देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में कहें तो लेयर्ड अरिथमेटिक अप्रोच कहते हैं, ठीक है, लेयर अरिथमेटिक अप्रोच कहते हैं, ठीक है। जहां पर हम क्या करते हैं कि कारकों के भी कारक निकालते हैं, जहां पर हम कारकों के भी कारक निकालते हैं। कारकों के कारक निकालना, देखिए यहां पर आपने क्या किया, पहले जोड़ कारक निकाले, फिर जोड़ कारकों के भी कारक निकाले। आपने देखा कि अगला जोड़ कारक पहले वाले का 3 गुना है, ठीक है ना। तो इस टाइप की अप्रोच जो कि लेयर्ड अरिथमेटिक अप्रोच होती है, ये थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन इससे जवाब आ जाता है। तो मान लीजिए अगर आप हर एक प्रकार का लॉजिक ट्राई कर चुके हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा है और आप बड़े ही चिंतित हैं, तो इस टाइप से भी ट्राई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कभी कभार ना 3 लेयर तक चली जाती है। अभी तो ये 2 लेयर थी कि आपने कारक के कारक निकाले, कभी कभार 3 लेयर तक जाती है कि कारक के कारक निकालते हैं हम, कभी कभार 3 लेयर तक जाती है। तो समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है लेकिन जवाब आ जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए हमने देखा 2 6 18 54 और अगला पद हमने बताना है। तो अगर हम यहां पर पदों को ध्यान से पढ़ें तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि 6 जो है वो सीधा सीधा 2 का गुणज है, 6 जो है वो सीधा सीधा 2 का गुणज है, 18 जो है वो 6 का सीधा सीधा गुणज है, और 54 जो है वो 18 का सीधा सीधा गुणज है, ठीक है ना। तो यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि हमने देखा कि इस पूरी श्रृंखला में जो पद जो है वो सीधे जो अगला पद है वो पहले वाले पद का सीधा सीधा गुणज है। इस पूरी श्रृंखला में हमने देखा कि अगला पद जो है वो पहले वाले पद का सीधा सीधा गुणज है, ठीक है। तो ये श्रृंखला कैसी हो जाएगी, ज्यामितीय हो जाएगी भाई, क्योंकि ज्यामितीय श्रृंखला में केवल गुणन कारक लगेगा, और गुणन कारक तभी लगेगा जब पूरी श्रृंखला में अगला दिया गया पद पहले वाले का गुणज होगा। तो अब बताइए 2 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 6 मिल जाए, आप कहेंगे 3 से गुणा कर दीजिए। 6 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 3 मिल जाए, आप कहेंगे
सॉरी 6 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 18 मिल जाए, आप कहेंगे 3 से गुणा कर दीजिए। 18 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 54 मिल जाए, आप कहेंगे 3 से गुणा कर दीजिए। तो अब आपने देखा कि पूरी श्रृंखला में, ठीक है, क्योंकि जो गुणन कारक है वो 3 स्थिर है, तो आगे भी स्थिर रहेगा। तो 54 गुणा 3 कितना आएगा, 162। देखिए जवाब सेम आया। तो ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा लॉजिक नहीं लगते, ठीक है, संख्या श्रृंखला के प्रश्नों में एक से ज्यादा लॉजिक भी लग सकते हैं। आपको बस ये है थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देखना होगा, ठीक है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से उसको समझना होगा। ठीक, बात समझ में आ भी रही है, हाँ या ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब अगले प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न मुझे दे रखा है 12,6,6,9, डैश, 45,135। अब यहां पर देखिए, अगर इस प्रश्न में मैं आपसे पूछूं कि सर ये श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम में है कि घटते हुए क्रम में, तो आप कहेंगे कि सर पहले दो पद तो ये श्रृंखला घट रही है, अगले दो पद पे ये श्रृंखला स्थिर है, और फिर उसके बाद बाकी बचे पदों के लिए ये श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम में दिख रही है। पहले दो पद के लिए संख्या घटते हुए क्रम में है, फिर स्थिर है, और फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में दिख रही है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, एक बात ध्यान में रखेगा, श्रृंखला में कहीं पर भी शुरुआत में, बीच में या अंत में, श्रृंखला में कहीं पर भी अगर दो लगातार पद स्थिर है, श्रृंखला में कहीं पर भी अगर दो लगातार पद स्थिर है, समान है, ठीक है, तो वो श्रृंखला कभी भी अंकगणितीय नहीं होगी, वो श्रृंखला अंकगणितीय नहीं होती। श्रृंखला में कहीं पर भी अगर दो लगातार पद स्थिर हैं, चाहे वो शुरुआत में हो, बीच में हो या अंत में हो, श्रृंखला में दो लगातार पद अगर स्थिर हैं, समान है, तो वो श्रृंखला अंकगणितीय नहीं होती, वो श्रृंखला अंकगणितीय नहीं होती। अगर वो श्रृंखला अंकगणितीय नहीं है तो सर ज्यामितीय होगी। अब ज्यामितीय में तो आपको पता है कि क्या होता है, गुणन कारक होता है। तो 12 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 6 मिल जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर 12 में गुणा क्यों करना है, 12 को 2 से भाग दे दीजिए, 6 बन जाएगा। 12 को 2 से भाग दे दीजिए, 6 बन जाएगा। मुझे एक बात बताइए, क्या 12 भाग 2 को, क्या 12 भाग 2 को क्या मैं 12/2 लिख सकता हूं? 12 भाग 2 को, 12 भाग 2 को क्या मैं 12/2 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं 12/2 को 12 गुणा 1/2 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और मुझे एक बात बताइए कि सर 1/2 का दशमलव संख्या कितना होता है? आप कहेंगे 0.5। तो 12 को 2 से भाग देने के बजाय अगर मैं 12 को 0.5 से गुणा कर दूं तो मुझे मिलेगा तो 6 ही। तो यहां पे गुणन कारक क्या हो गया? 0.5। अब 6 में ऐसा क्या गुणा करूं कि 6 मिल जाए? आप कहेंगे 6 को 1 से गुणा करिए, 6 मिल जाएगा। फिर 6 में ऐसा क्या गुणा करूं कि 9 मिल जाए? आप कहेंगे 6 को 1.5 से गुणा करिए, 9 मिल जाएगा। अब देखिए, पहला गुणन कारक था 0.5, अगला गुणन कारक हुआ 1, और फिर गुणन कारक हुआ 1.5। तो आप देख पा रहे हैं कि गुणन कारक जो है वो 0.5 से बढ़ रहा है, गुणन कारक 0.5 से बढ़ रहा है ना। अगर ये आगे चलता रहे, अगर चलता रहे, तो अगला गुणन कारक क्या होना चाहिए भाई? 1.5 को 0.5 से बढ़ा दीजिए, 2 हो जाएगा। 9 गुणे 2 18, 9 गुणे 2 18, ठीक है ना। और अगर ये आगे चलता रहे तो कितना हो जाएगा? गुणा 2.5, 18 गुणे 2.5 45, ठीक है। और आगे यही चलता रहे तो 45 तिया 135, मतलब हम बिल्कुल सही है, ठीक है। अपने आप को चेक भी कर लीजिएगा, आगे जो भी आपको पद दे रखे होंगे उनमें चेक भी कर लीजिएगा कि लॉजिक लग भी रहा है कि नहीं। क्योंकि दो क्रमांगत पद क्या है? स्थिर है। दो क्रमांगत पद स्थिर है मतलब ये अंकगणितीय तो होगी नहीं। अंकगणितीय नहीं होगी तो सर क्या होगी? ज्यामितीय होगी। ज्यामितीय होने के लिए मुझे पता है कि गुणन कारक होता है, तो एक में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 1 मिल जाए? आप कहेंगे 1 से गुणा कर दीजिए। सर एक में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 2 मिल जाए? आप कहेंगे 2 से गुणा कर दीजिए। सर 2 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 6 मिल जाए? आप कहेंगे 3 से गुणा कर दीजिए। तो पहला गुणन कारक है 1, फिर है 2, फिर है 3, ठीक है। तो अब आगे क्या होना चाहिए? 6 को 4 से गुणा करिए, कितना हो गया? 24। 6 को 4 से गुणा करिए, कितना हो गया? 24। तो आपने देखा कि एक पद से दूसरे पद पर जाते समय गुणन कारक 1 से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो 4 के बाद अगला गुणन कारक क्या आना चाहिए? 5, 24 पंजे 120, और अगला गुणन कारक क्या आना चाहिए? 6, 120 गुणा 6 720।
देखिए अगर कहीं पर सर मैं आपको एक इसमें ना एक छोटी सी ट्रिक और दे देता हूं। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि दी गई श्रृंखला जो है वो ज्यामितीय है, लेकिन आप दो पदों के बीच का गुणन कारक नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अगर आप दो पदों के बीच का गुणन कारक नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपने क्या करना है, अगले दिए गए पद को उसके पहले वाले पद से भाग दे दीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा है कि 6 4 2 1.5 ये सर ज्यामितीय श्रृंखला है, लेकिन आप 16 4 2 1.5 ये एक ज्यामितीय श्रृंखला है, लेकिन आप 16 और 4 के बीच का गुणन कारक नहीं ढूंढ पा रहे। अगर आप 16 और 4 के बीच का गुणन कारक नहीं ढूंढ पा रहे तो 4 को 16 से भाग दे दीजिए, 4 को 16 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जब आपने 4 को 16 से भाग दिया तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो अब जब मैं 1 को 4 से भाग दूंगा ये कितना आएगा, 0.25। जब मैं 1 को 4 से भाग दूंगा वो कितना हो जाएगा, 0.25। ठीक है, 0.25। तो अब यहां पर देखिए 16 को अगर 0.25 से गुणा किया जाए, 16 को अगर 0.25 से गुणा किया जाए तो 4 बन जाएगा। अच्छा, 4 और 2 के बीच का गुणन कारक क्या होगा, 4 और 2 के बीच का गुणन कारक क्या होगा भाई, 4 में ऐसा क्या गुणा करूं कि 2 मिल जाए। ठीक है, तो अगर देखिए आपको गुणन कारक नहीं पता है तो अगले पद 2 को 4 से भाग दे दीजिए, पहले वाले पद से, तो 2 को 4 से भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 से भाग दिया तो कितना है 0.5। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे ही 1.5 को 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाता है 0.75। ठीक है ना, तो आपने देखा कि पहला गुणन कारक था 0.25, फिर आया 0.5, फिर आया 0.75। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर गुणन कारक जो है वो 0.25 से बढ़ रहा है, गुणन कारक जो है वो 0.25 से बढ़ रहा है। तो आगे भी अगर गुणन कारक 0.25 से बढ़े तो 0.75 में 0.25 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 1। तो 1.5 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1.5। ये आपका जवाब हो गया। ठीक है।